नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो हमारा सेशन चल रहा है यूजी और पीजी के कोर्सेज़ को यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ में हमने कहा था कि प्रत्येक जो कोर्सेज़ हैं, यानी जो भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं, उन सभी का जो आपको बुक है वो आपको अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, 2022 और 23 के लिए एग्ज़ाम के लिए उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि आप बुक खरीदने जाएंगे कटरा मार्केट से तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 के बीच में मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो लिंक से खोलते हैं तो 10-15 रुपये जो भी होगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप तैयारी इससे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से, डेफिनेटली हम यहाँ पे चैनल के माध्यम से सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। पहले तो हम पूरा बेसिक चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जी के जीएस जो है वो सभी में यूजी और पीजी में कॉमन होता है। तो और साथ ही साथ में रीजनिंग का जो पार्ट होता है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि बीए बीएससी में अगर हम देखें तो उसमें कॉमन होता है, तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। तो कॉमन कॉमन चीज़ें जो हैं पहले हम उसको कंप्लीट करा देंगे। एट द लास्ट में हम क्या करेंगे, एट द लास्ट में हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि बीए बीएससी बीपीए बीएड, ठीक है, तो जो तमाम प्रकार के सब्जेक्ट हैं उनको हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। अभी कुछ ही दिनों में हमारा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा, हमारी टीम तैयार करेगी। अगर जो भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप उसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि CUET और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कौन पेपर कराएगा। अगर पेपर कराएगा तो सिलेबस पैटर्न जो है वो चेंज रहेगा या फिर इसी तरीके से रहने वाला है। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि देखिए, अगर CUET भी अगर कराता है तो डेफिनेटली आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट करेंगे तो आफ्टर 12th के बाद जो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है तो जी के जीएस का, तो उस पैटर्न वही सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तैयारी आप उसी से तरीके से करवाइए। क्या होता है, प्रशासन में कई बार एग्ज़ाम करवाना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है AU प्रशासन में। आप जानते भी होंगे, पिछले साल का अगर आपने रिकॉर्ड यहाँ पे देखें तो कई बार जो है थोड़ी सी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो डेफिनेटली इस बार आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। अगर CUET करवाता है तो सिलेबस सेम रहेगा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय करवाता है तो भी सिलेबस सेम ही रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे थे। हमारा भूगोल का जो है 11-12 चैप्टर हमने टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर दिया है, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर चल रहा है भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। हम यहाँ पर जितने भी MCQ हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 11वां चैप्टर समाप्त करेंगे। जितने भी MCQ होंगे आपका पूरा बेसिक से लेकर एंड तक हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे। पहला हमें प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, खून का संबंध, एक तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो रेड क्लिफ यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहली चीज़ क्या है कि पूर्व में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार जो है वो जो पूर्वी देश है जो कि अधिकतम सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो तीसरा नंबर है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत एवं चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। इसी प्रकार से अगला आपका प्रश्न है चौथा नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो आपको पता होगा, ठीक है, जो एडम ब्रिज है उससे भारत और चीन श्रीलंका जो है वो अलग होता है। तो श्रीलंका की सीमा जो है भारत से नहीं लगती। इस तरीके से ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं पांचवें प्रश्न की अगर बात किया जाए तो पांचवा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तीनों देश शामिल किए जाते हैं, जबकि श्रीलंका नहीं शामिल होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की है।
तो वो राज्य है गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ में लगती है, यानी सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। तो वो हो जाएगा छोटा भूटान। ठीक है, तो भूटान ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। 9वां नंबर हमारा यहाँ पे पूछा गया है, 9 नंबर है हमारा कि भारत को निम्नलिखित में से निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्तर में भारत के जो है उसे क्या कहेंगे, उत्तर वाले प्रदेश को हम कहेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। फिर बीच वाले भाग को बृहद मैदानी प्रदेश। ठीक है, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसके बाद सागर तटीय। ठीक है, तो भारत को मुख्यतः इन मैदानों में या फिर कहा जाए कि इस भौतिक प्रदेशों में इस तरीके से बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीनतम विभाग के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। गारो, खासी, जयंतिया आपने पहाड़ों का नाम सुना होगा। तो अगर देखा जाए संरचना की दृष्टि से तो ये किसका भाग है आपको बताना है। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। ये किस राज्य में पड़ते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं कि नागालैंड में पड़ते हैं कि असम में पड़ते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं। आपको डेफिनेटली आई होप कि आप इसका आंसर डेफिनेटली देंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए, पश्चिमी तट के भाग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कठियावाड़ा तट, कोंकण तट और मालाबार तट अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो ये तीनों जो तट हैं वो पश्चिमी तट के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोरोमंडल तट इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन वी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है यह आपको बताना है। तो गोवा से दमन के बीच में कोंकण तट का जो है विस्तृत है। ठीक है, तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, गोवा से दमन के बीच। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। आपको बताना है कि जो लक्षद्वीप समूह है जो इसकी द्वीपों की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। तो प्रवाल उत्पत्ति से जो है लक्षद्वीपों के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी है ये आपको बताना है। तो बैरन एवं नारकोंडम जो है 2 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो कि कहाँ के हैं, भारत के हैं। आपको बताना है कि पंबन एवं बैरन कहाँ का ज्वालामुखी है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसके साथ ही साथ में ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार और कवरत्ती एवं न्यू मूर भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर बता सकते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा। लेकिन पंबन एवं बैरन आपको डेफिनेटली इसको बताना है। जबकि बैरन एवं नारकोंडम कहाँ का है, ये भारतीय ज्वालामुखी द्वीप है। देखिए, अगला प्रश्न जो हमने पूछा था वो मिल ही गया है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है। तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। तो दमन। ठीक है, आपको पता भी होगा द्वीप जो है क्या है, ये द्वीप है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि द्वीप की परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेटली चीज़ें ये समझ में आएंगी। दमन द्वीप नहीं है, जबकि द्वीप जो है वो क्या है, एक द्वीप के श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र था जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो था वहाँ पर उसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर जो है भारतीय जो सेनानी थे या फिर जो भी भारतीय विद्रोही इन द सेंस कि जो अंग्रेज का विरोध करते थे, तो अंग्रेज उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भेज देते थे, जिन्हें हम कहते थे काला पानी की सजा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इस टॉपिक का जो है आखिरी जो है 20वां नंबर है, आखिरी प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? अरब सागर में। ठीक है, तो ये अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप। हमारा एक सेट समाप्त होता है, अब हम दूसरा सेट देखेंगे। तो ये हमारा चौथा सेट होगा। चौथे सेट का हमारा पहला प्रश्न है कि दीव स्थित है, दीव कहाँ पर अवस्थित है? तो दीव कहाँ पर अवस्थित है? ये खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम अपना देखें। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम? तो रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। 17, 27, 36 या 47? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अगर बात की जाए द्वीपों की संख्या तो 36 है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि थार मरुभूमि कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में है कि राजस्थान में है कि पंजाब में है या फिर हरियाणा में? तो राजस्थान का द्वीप थार मरुस्थल जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? ये है राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में क्या होती है? बारिश होती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मरुस्थल हो जाती है। मरुस्थल मतलब क्या होती है कि मरु मतलब मरा हुआ भूमि, स्थल मरी हुई भूमि, जहाँ पर कोई भी फसल पैदा नहीं की जा सकती है, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? राजस्थान में बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे मरुस्थल भूमि बन जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या फिर भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत है, या फिर उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? तो आपको पता ही होगा कि ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? एक अनुसंधान केंद्र है, लेकिन उत्तरी में है कि अंटार्कटिका में है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंटार्कटिका में स्थापित क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर की वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सियाचिन जो है उसे क्या कहते हैं? सियाचिन जो है ये इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद? तो सिकंदराबाद क्या है? हैदराबाद का जुड़वा नगर के कहलाता है। सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर आपसे पूछा गया है। देखिए, एर्नाकुलम जो है वो कोच्चि का जुड़वा नगर कहलाता है। ठीक है, कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का वह राज्य का वह हिस्सा जो चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको पता ही होगा कि अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, जो भारत का इस तरफ से एक तरफ है जो कि पीओके है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बाद इधर क्या है? सियाचिन अक्साई चीन है, जिसको चीन ने हथिया रखा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अक्साई चीन जो है वो जम्मू कश्मीर का वह राज्य जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या है? अक्साई चीन। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल क्या है? क्या बताना है आपको कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख जो है वो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहलाता है, आता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न भी है कि भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप सभी को पता ही होगा, आपने रट 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद भी रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा अगला नंबर है 12 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। तो गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड उसे कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के
उत्तर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो मणिपुर ऊपर की तरफ आपको पता ही होगा, तो ये क्या है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य पूछा था जो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, इस तरीके से आप मान लीजिए हमारा भारत है, तो इसके उत्तर में पूछा था, कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी कर्क रेखा के एकदम पास में अवस्थित है। गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, या फिर अगरतला, या फिर जबलपुर। तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर पूछा गया था, तो अगरतला है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला कथन। दूसरा कथन, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तीसरा कथन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर एवं जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त तो सभी कथन सही है, यह आपको बताना है। तो दिए गए सभी कथन सही है, क्योंकि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, पहला कथन भी सही है। दूसरा कथन, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आता है भारत हमारा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की आपको छांट करनी है। भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर्वतीय है, पहला कथन दिया गया है कि 29.3% भाग पर पर्वत है, या फिर 27.7 भाग पर पठारी है, और 48 भाग मैदानी है। भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी नहीं है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बाद में बताना है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में ये हमने बता रखा है। जबकि 29% भाग पर्वतीय है, 27% भाग जो है पठारी है, और अगर देखा जाए विस्तार तो ये क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर, यहाँ पे देखा जाए कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, भारत का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। दूसरा, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। तीसरा, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। चरनोजम प्रकार क्या होता है, यह भी बताएंगे। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। ये आपको बताना क्या था कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। देखिए, उत्तर मैदान जो है वो क्या कहलाता है, भारत का उत्तरी विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, तो बात सही है, ठीक है। भारत के देखेंगे तो अधिकतर जो है उसमें क्या, इधर से गंगा निकलती है, ठीक है। चाइना से जो है ब्रह्मपुत्र निकलती है, इसके बाद सतलज निकलती है। झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, आपने देखा ही होगा, पंचम 5 नदियों का जो है संगम। तो इसने उत्तरी विशाल मैदान पर जो है इन नदियों का कब्जा है। दूसरा क्या है कि यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सही बात है। इसके बाद गोंडवाना लैंड से अभी निकला ही है। इसके बाद क्या है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, तो ये गलत कथन है। चरनोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है भारत की। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी बात सही है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, अब ये प्रश्न जो है इसमें से क्या करेंगे, इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। ये प्रश्न तो एक है, लेकिन इस तरीके से आपसे पूछेगा नहीं। उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ सिंपल से इलाहाबाद कि किसी भी विश्वविद्यालय में जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सिंपली एक कथन दे देगा, ठीक है, उसी को आपको बताना है। अब इसमें 3 कथन दे दिया है, यूपीएससी के लेवल के यहाँ पे दिया है। कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि यूपीएससी लेवल इन द सेंस कि यहाँ पे 3-4 कथन जो है एक ही प्रश्न में दे दिया है। जैसे कि आपसे अगर पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा, एक ही प्रश्न, ना कि ये तीनों प्रश्न पूछेगा। तो इसको आपको ये क्या कर लेना है कि आपको रट लेना है। यानी एक प्रश्न में यहाँ पे 4-4 प्रश्न यहाँ पे दिया गया। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक। अब आपको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं उत्तर में यह 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, यह भी बात सही है। यह 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। उपयुक्त कथन तीनों सही है, तो ये बात सही हो जाती है, ठीक है। यानी सभी कथन यहाँ पे सही यहाँ पे हो जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को
सीमा को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करता है। ठीक है, यहाँ पे बिहार आप यहाँ पर देखे होंगे। इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब कौन कौन से राज्य जो हैं इसको टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश आपको नहीं है, ये पूछा गया है। तो त्रिपुरा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ये सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 4 सेट समाप्त हो चुका है। आई होप कि आपको ये सेशन जल्द ही अगला सेशन लेके आएंगे, क्योंकि हमारा 4 सेट समाप्त हो गया है। 4 सेट के बाद अगला सेट जो आएगा वो जल्दी आएगा। इसी तरीके से हमारी ये क्लास कंटिन्यू रहेंगी, आप साथ दीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली हम सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे ही। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।